तो इस एनिमे की शुरुआत उस वक्त से होती है जब मॉन्स्टर्स ने अर्थ पर अटैक करना शुरू कर दिया था और क्राइम भी अपनी चरम सीमा पर था और सारे लोग इससे काफी परेशान थे और जो बची कुची कसर थी वो डिजास्टर्स ने पूरी कर दी और लोगों के सामने मरने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं था और मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया को ही खत्म करते जा रहे थे और यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। और तभी हम ह्यूमन हिस्ट्री के पहले हीरो यानी कि ज़ीरो को देखते हैं जो कि आते ही अपने सामने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को एक ही झटके में मौत की नींद सुला देता है और फिर ये एक एक करके सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि सारे के सारे क्रिमिनल्स को भी पकड़ लेता है और कोई भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये मॉन्स्टर के किंग को भी आराम से डिफीट कर देता है और ये सभी के सामने ह्यूमैनिटी की लास्ट होप के जैसे आकर खड़ा हुआ जिसने इंसानों को अपने एनिमीज के साथ लड़ना सिखाया। और ऐसे ही धीरे धीरे करके सुपर हीरोज बनने शुरू हो गए और एक टाइम ऐसा आया जब सुपर हीरोज की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई और मॉन्स्टर्स की आबादी काफी हद तक कम हो गई और अब दुनिया में धीरे धीरे करके शांति वापस आ रही है। अबे शांति बाई नहीं, शांति यानी कि पीस। लेकिन इस घटना के बाद हमारा हीरो यानी कि ज़ीरो अचानक से गायब हो गया और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारा कुछ लोग एक बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि ज़ीरो की एक और न्यू मूवी रिलीज होने वाली है और यहीं पर हम हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं। अरे यार, ये सारा कुछ क्या चल रहा है? अगर इन्हें पता लगा कि इनका हीरो जिसकी बहन ने उसे सामान लेने के लिए और काम ढूंढने के लिए बाहर भेजा है तो इनके ऊपर क्या बीतेगी। और ये बंदा वही हीरो यानी कि ज़ीरो है जिसने पहले ह्यूमैनिटी को मॉन्स्टर से बचाया था, लेकिन अब ये नल्ला है और काम ढूंढ रहा है। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि पास में से एक चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पर सारी लड़कियाँ एक बंदे को देखकर पागल हो रही होती हैं और उसका नाम चिल्ला रही होती हैं, शीशैन शीशैन। अरे यार, सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि शिनचैन हो। और तभी हमारा मेन हीरो यहाँ पर आ जाता है। क्या ये वही बंदा है शीशैन फैमिली से? और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस बंदे के ऊपर तमंचे से अटैक होता है लेकिन गोली इसे नहीं लगती और जिस बंदे ने ये गोली चलाई होती है वो एक नंबर का छपरी नल्ला बेरोजगार और चप्पल चोर लग रहा होता है। तुमने मेरे साथी को परेशान करने की कोशिश कैसे की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अबे ओए, तू है कौन? मुझे ऐसा लगता है कि तुम लॉर्ड ब्लैक हैंड को नहीं जानते। और ऐसे ही इन दोनों में दोबारा से बहस होनी शुरू हो जाती है और ये छपरी उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहीं पर एक और बंदा होता है जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इन सभी की गन्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है और फिर ये सारे छपरी उन्हें हाथों से मारने के लिए आगे आते हैं। लेकिन शीशैन फैमिली के ये सारे बंदे काफी आराम से इन सभी को धूल चटा देते हैं और फिर बारी आती है इन सभी के छपरी बॉस की और वो आते ही इस बंदे के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और ये बंदा उसे हाथ भी नहीं लगा पाता और वो इसे आराम से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हरा देता है। तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन तभी ज़ीरो आके इसके पैर में हथकड़ी लगा देता है। तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे जब तक स्पेशल डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं आ जाता। अरे यार, अब ये है कौन? वैसे ये हथकड़ियाँ तो सीनियर कॉप्स के पास होती है, इसके पास ये क्या कर रही हैं? और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शीशैन फैमिली का ये बंदा इस छपरी को थोड़े पैसे दे रहा होता है ताकि वो सभी के सामने ये ड्रामा करे और इनका नाम सभी के सामने दोबारा से चर्चा में आ जाए। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये गुंडा अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ जाता है और शीशैन फैमिली के इस मेंबर को जोरदार मुक्का मारकर पीछे फेंक देता है जिसको देखकर सबकी फट जाती है और वो एक एक करके शीशैन फैमिली के सारे मेंबर्स को धूल चटाना शुरू कर देता है। और तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है। तुम्हारा असली ओपोनेंट मैं हूँ, तुम मुझसे लड़ो। और इस बंदे की रैंक ई होती है। अबे ओए, तेरी रैंक ई है और तू मुझसे लड़ना चाहता है? अबे क्या हुआ अगर मेरी रैंक ई है तो आजा लड़ ले, देखते हैं किसमें कितना दम है। और जैसे ये बंदा अपने हैंड ब्लास्टर्स का इस्तेमाल करने वाला होता है तो ये खुद ही उड़कर काफी दूर चला जाता है। ज़ीरो कहता है, क्या तुम ठीक हो और इससे मत लड़ो? लेकिन वो इसकी बातें नहीं मानता और अपने अलग अलग वेपन्स निकालकर इस छपरी के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। लेकिन ये छपरी उसे मारकर कचरे के डिब्बे में फेंक देता है और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। अरे ओए, तुम यहाँ से निकल जाओ। ज़ीरो कहता है कि वो तुम्हें जान से मार देगा। अरे नहीं, मैं एक हीरो हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन ये गुंडा काफी पास आ जाता है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ज़ीरो अपना वेपन निकालता है और इस छपरी के एक जोरदार फटका मारता है और एक ही अटैक से इसका काम 25 कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर ये ई रैंक का बंदा उसके पैर पकड़ लेता है कि चलो यार, एक साथ काम करते हैं। अगर हम दोनों एक साथ मिल जाएंगे
तो हम दोनों एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बना सकते हैं। अबे चल बे, तेरे साथ टीम बनाना कौन चाहता है। और तभी यहाँ पर एक गाड़ी रुकती है जिसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है और वो ये सारा नजारा देखकर कहती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, जिसको देखकर ये ई रैंक का बंदा काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे नहीं, ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये एच सिटी की 3rd रैंकर है। और ये बंदा उसे देखते ही उससे ऑटोग्राफ मांगना शुरू कर देता है। पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। और ये बंदा कहता है कि मैं एक न्यू सुपर हीरो हूँ और मेरा नाम है जैन चैन। और जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि काफी सारे गुंडे शीशान फैमिली पर अटैक कर रहे थे, तो मैं उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। और ये देखो, फाइनली मैंने और मेरे असिस्टेंट ने उन्हें हरा ही दिया। लेकिन जीरो यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जीरो की बहन एक बंदे पर चिल्ला रही होती है और ये उसे अपने साथ काम करने के लिए कह रहा होता है, पर वो इसे मना कर देती है और फटाक से कमरे के बाहर फेंक देती है। अरे यार, तुमने फिर से एक बंदे को भगा दिया, ये तो काफी लंबा चौड़ा था, तो तुम्हें ये पसंद आना चाहिए था। अरे नहीं, मेरे दिल में बस जीरो है। यानी कि इसकी बहन भी ये बात नहीं जानती कि जीरो तो इसके सामने खड़ा है। और वो इससे ये पूछती है, क्या तुम्हें कोई काम मिला? अरे यार, इस दुनिया में काम ढूंढना काफी मुश्किल है। अबे ओए, तू 5 साल से घर पर ही पड़ा है, ना तो कुछ काम करता है। और ये देख, अपना कमरा कितना गंदा है, इसे साफ कौन करेगा? तुम मेरे ऊपर काफी गुस्सा कर रही हो। मुझे आज तक मॉम और डैड ने भी कुछ नहीं कहा। अबे ओए, उन्हें मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। और तभी अचानक यहाँ पर जैन की एंट्री हो जाती है, वही ई रैंक हीरो। और वो जीरो को अपने साथ एक हीरो बनाने के लिए आया होता है। अरे यार, तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, मेरे साथ काम कर लेना। और जैसे ही इसकी बहन को ये पता चलता है कि इस काम में जीरो को पैसे मिलने वाले हैं, वो ये कहती है कि हाँ, इसे रख लो, मेरा भाई आज से तुम्हारा है, इसे मारो कूटो जो भी करो, ये आज से तुम्हारी प्रॉपर्टी है। अरे ओए, मैं तो काफी नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ और मैंने आज तक कभी भी फाइट नहीं की। मैं जानता हूँ कि तुमने कल क्या किया था। और फिर ये बंदा उसे लेकर हीरो एसोसिएशन आ जाता है और यहाँ पर जीरो अपना ही स्टैचू देखता है और यहाँ पर उसके स्टैचू पर काफी सारे और बंदे होते हैं। आखिरकार ये कौन है, तुम नहीं जानते क्या? ये सारे वही एसएस क्लास के लोग हैं जो कि जीरो के साथ लड़े थे। हैं? ये कब हो गया? मैं तो ऐसे किसी भी बंदे को नहीं जानता जो कि मेरे साथ लड़ा था। और फिर ये दोनों एग्जाम देने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर एक लड़की उन दोनों को मिस्टर याटन से मिलाती है, जो कि एक बी रैंक का हीरो है। अगर तुम मुझे 3 मिनट तक झेल लेते हो तो तुम इस एग्जाम के अंदर पास हो जाओगे। अच्छा, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो? और ये सुनते ही इन दोनों की फट जाती है। जैन कहता है, अबे ओए, ये बी क्लास का है, तुम इसे कभी भी हरा नहीं सकते। और जीरो उससे लड़ने के लिए आगे चला जाता है और याटेन भी अपने फाइट वाले पोज के अंदर आ जाता है और जीरो अपना खतरनाक वेपन बाहर निकाल लेता है। और जैसे याटेन उसके ऊपर अटैक करता है तो जीरो अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। ये पहली बार हुआ है कि किसी ने मिस्टर याटन के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोका है। क्या बात है बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जो बोला था वो मजाक नहीं था। मैंने जितना सोचा था तुम उतने भी कमजोर नहीं हो। मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला, तुम उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसके बाद मिस्टर याटन सीरियस हो जाता है और वो एक के बाद एक जीरो के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन ये उसके सारे के सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा होता है। और याटेन उसके ऊपर टूटे हुए पत्थरों से वार करता है, लेकिन जीरो अपनी स्वॉर्ड से सारे के सारे पत्थरों को आराम से तोड़ रहा होता है। क्या यही तुम्हारी ताकत है? लेकिन इस ताकत से तुम कभी भी मुझे हरा नहीं सकते। और इस पर जीरो प्यारी सी स्माइल करता है और ये देखकर याटेन उसके ऊपर दोबारा से अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार जीरो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और एक ही अटैक से उसकी नाक से खून निकाल देता है और ये बी रैंक का याटेन नीचे गिर जाता है और हार जाता है। और ये देखकर इन दोनों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वैसे काफी टाइम हो गया था मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटी किए हुए, और मुझे कितने नंबर मिलने वाले हैं बताओ जल्दी से। क्या तुम्हें फुल पॉइंट्स मिले हैं? एक काम करो, तुम उधर जाओ, मैं अभी आई, मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना है। और वो अंदर जाकर चिल्लाती है, ये एक शॉकिंग न्यूज है, मिस्टर येटन हार गए। और जैन तो भाई जीरो से यहाँ पर फुली इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन रिटन एग्जाम का नाम सुनकर जीरो की पैंट गीली होनी शुरू हो जाती है। क्या रा रिटन एग्जाम, मैं तो गया। और जब याटेन को होश आता है तो वो एक अस्पताल के अंदर होता है और उसके सामने डोंग बैठी हुई होती है। और तभी अचानक वो सारी चीजें उसके दिमाग में हिट करती हैं कि मैं हार गया, लेकिन ये मेरे साथ कैसे हुआ? तुम इसे एक सपना समझकर भूल जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो न्यू स्टूडेंट काफी स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल एक क्लास की तरह। और फिर वो याटेन को जीरो का एग्जाम दिखाती है। अरे यार, ये बंदा तो एक नंबर का बेवकूफ है। वो देखो कि इसने लास्ट में क्या लिखा है कि ये एक हीरो नहीं बनना चाहता। और ये एग्जाम काफी गंदा होता है और रिटन एग्जाम में जीरो के काफी गंदे मार्क्स आए हुए होते हैं।
और फिर अगले सीन में हम जैन और जीरो को देखते हैं जो कि हीरो एसोसिएशन के अंदर होते हैं और यहाँ पर जैन उसके मार्क्स देखकर उसका मजाक बना रहा होता है। अबे ओए तू क्या चीज है, फिजिकल एग्जाम में पूरे मार्क्स और यहाँ देख रिटर्न में एकदम अंडा 0। अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे हीरोज को एक साथ काम करना होता है। उन हीरोज को देखो जिन्होंने दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये बात नहीं जानते कि नंबर्स में स्ट्रेंथ होती है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कमजोर बंदा अपने बाकी साथियों के लिए बोझ बन जाए। इसलिए हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा और एक साथ काम करना होगा। और पास में ही कुछ गुंडे एक बच्चे को धमका रहे होते हैं और उसे हीरो एसोसिएशन छोड़ने के लिए कहते हैं। अबे ओए तू इसे छोड़कर यहाँ से चला जा। मैं ये जानता हूँ कि तुम सारे हीरोज नहीं हो। अच्छा तो तुम क्या उस मरे हुए इंसान को हीरो बोलोगे? और ये उसे साइड में फेंक देता है, पर जीरो इसे कैच कर लेता है और जैन उसके मुक्का मारते हुए ये कहता है कि तुम जीरो की इंसल्ट नहीं कर सकते और वो इसके मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन जीरो बीच में आ जाता है। तुम्हें पहले ही रुक जाना चाहिए था, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या तुम जानते भी हो कि हम कौन हैं? हम हैं डी रैंक के गोल्डन ट्रायंगल्स। सुनो क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? और जैसे ये सारे साइड में देखते हैं तो वो एक बंदे को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इन सभी की फट जाती है। क्या हुआ, मैं तो बस ई रैंक का हूँ। पर ये सारे पता नहीं क्यों यहाँ से कल्टी मार लेते हैं और इन सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और ये चश्मे वाला बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है क्विन। अच्छा मेरा नाम है लिन और ये है जैन चैन। सुनो मेरा नाम है शीशैन और मैं बस एक ई रैंक का हीरो हूँ। लेकिन यहाँ पर सारे लोग मुझसे पता नहीं क्यों डरते हैं। लेकिन तुमने आज मुझसे काफी अच्छे से बात की। क्यों तुम्हारे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या? ये देखो ये है मेरी दोस्त। अरे क्या यार ये किसको लेकर घूम रहा है अपने साथ? एक 2D इमेज को। लेकिन तभी अचानक लिन भी अपनी जेब से एक फोटो बाहर निकालता है और ये कहता है क्या तुम भी ये गेम खेलते हो? और ये दोनों जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चलो एक टीम बनाते हैं। क्या सच में? मैं 5 साल से ई रैंक पे हूँ और ये पहली बार हो रहा है कि किसी ने मुझे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा है। वैसे एक बात बताओ तुम्हारी एबिलिटीज क्या हैं? मेरी है बैड लक। इसका मतलब तुम टारगेट को अनलकी बना सकते हो। अरे नहीं, जो भी मेरे साथ होता है वो अपने आप ही अनलकी बन जाता है। और ये सुनकर इन सभी की फट जाती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तुम किसी से भी पूछ सकते हो। और वैसे भी इस हीरो एसोसिएशन में मेरे नाम की काफी ज्यादा चर्चाएं हैं और सभी ने मुझे अनलकी घोस्ट का नाम दिया है। और जिस ऑर्फनेज के अंदर मैं रहा करता था वहाँ पर मुझे शीशैन बुलाया जाता था, लेकिन एक दिन उसके अंदर भी आग लग गई। और जब मैं एक दूसरे ऑर्फनेज के अंदर गया तो वो भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया और मैं जहाँ भी गया वो सारी जगह तबाह हो गई और मेरे पास सड़कों पे घूमने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा। और ये सारे लोग उसकी बातें बड़ी गौर से सुन रहे होते हैं और इन सभी की अंदर ही अंदर फट रही होती है। अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं कभी कभी लकी भी होता हूँ। अच्छा वो कब? जब मुझे जीरो ने एक मॉन्स्टर से बचाया था तब। और मुझे अभी भी याद है उसका मुक्का। और ये मारते ही सारा कुछ टूटना शुरू हो जाता है और ये पूरी छत नीचे आ रही होती है, जिसे देखकर ये सारे कल्टी मार लेते हैं। और ये स्टैचू एक लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है, पर जीरो इसे लात मारकर तोड़ देता है और वो सभी से कहता है अबे ओए ऐसे खड़े मत रहो, सभी की हेल्प करो। अरे यार फिर से वही हो गया। और अगले ही पल ये सारे एक अस्पताल के अंदर होते हैं। शीशान पूछता है यहाँ पर सब सही तो है ना? अरे हाँ यहाँ पर सब कुछ सही है। यान कहता है अबे ओए क्या सही है, मेरी हालत देखो, मुझे क्या हो गया है? अच्छा ठीक है मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर यान जीरो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तुम्हारी वजह से हम इससे मिले, अगर तुम इसे अपनी टीम में रखना चाहते हो तो मैं पूरी जिंदगी इसे तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुमसे दूर चला जाऊंगा। लेकिन ये सारे फिर भी इसको अपनी टीम के अंदर रखने के लिए मान जाते हैं। और यहाँ पर जैन बड़ी खुशी से एक लेटर लेकर आ रहा होता है। अबे क्या हो गया, कोई लव लेटर मिला है क्या? और ये सुनकर वो एक पल के लिए सैड हो जाता है, लेकिन दोबारा से खुश हो जाता है। ये उससे भी ज्यादा है, ये है पावर ऑफ अटर्नी। और ये सुनकर जीरो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये बंदा क्या बातें कर रहा है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जैन और जीरो आराम से धूप में बैठे हुए सन बात ले रहे होते हैं और ये सारे यहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। और जैन ये बताता है कि उस लेटर के अंदर जिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया था उसमें यही लोग थे। क्या ये लोग तो मुझे काफी कमजोर लगे। शीशैन कहता है कि हाँ ये वही लोग हैं और मैं इनके ऊपर पिछले 1 हफ्ते से नजर रख रहा हूँ और आज ये अपनी एक काफी कीमती चीज बेचने वाले हैं। उनके पास हजारों मर्सनरीज थे और दर्जनों सी रैंक क्रिमिनल्स उनकी टीम के अंदर शामिल थे, लेकिन वो सारे मारे गए, अब बस यही बचे हैं। शीशैन एक काम करो, तुम इन सभी के ऊपर नजर रखो और हमें इनका काम तमाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अबे ओए चश्मिश जरा इधर तो आओ, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो?
और मेरे लिए वो सामान भी उठाकर लेते आना। अरे यार तुमने मुझे क्या समझ रखा है, और वैसे भी मेरा नाम ही यैन, यैन द टेलीपोर्टर। क्या हैरी पॉटर? जैन कहता है वैसे भी मेरी एंट्री काफी मस्त होने वाली है, तुम सारे पीछे मत रह जाना। लेकिन जैसे ये अपने शूज को यूज करता है तो वो आयरन मैन की तरह हवा में उड़ जाता है, और ये क्रिमिनल्स अपनी डील को आगे बढ़ा रहे होते हैं और अपने बनाए हुए एक मॉन्स्टर को बेच रहे होते हैं। और एक बंदा इस मॉन्स्टर को अपने हाथ में रखे हुए बटन से कंट्रोल कर सकता है, और फिर ये सारे उन सभी के सामने एंट्री मारते हैं और जैन ऊपर से नीचे टपकता है। तुम सभी को गिरफ्तार किया जाता है, तुम इलीगली इस मॉन्स्टर को बेच रहे हो और ये सारा कुछ इलीगल है। लेकिन तभी अचानक ये सारे गुंडे उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर यैन काफी तेजी से भाग रहा होता है और वो अपने ग्लासेस को दूर फेंक देता है और टेलीपोर्ट होकर इन सभी की बैंड बजा देता है। यानी कि ये बंदा सच में टेलीपोर्ट हो सकता है। और फिर ये मॉन्स्टर इन सभी पर अटैक करने के लिए आगे आता है। शीशैन इसके ऊपर अपनी मशीन गन से अटैक कर रहा होता है, पर इस मॉन्स्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद वो इसके मुंह में अपनी चिली स्टिक्स फेंक देता है और ये खाकर मॉन्स्टर का मुंह खराब हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और ये देखकर ये दोनों यहाँ से कल्टी मारने लगते हैं और जीरो की तरफ भाग रहे होते हैं, जो कि अब भी जैन को उठा रहा होता है। और इस मॉन्स्टर को देखकर जैन के अंदर भी जान आ जाती है। लिन यहाँ से भागो, ये हमारे पीछे आ रहा है। और तभी लिन यानी कि जीरो अपना वेपन निकालता है और इस मॉन्स्टर को दूर फेंक कर मारता है, लेकिन ये मॉन्स्टर सीधा जाकर सिटी के अंदर गिरता है और यहाँ ये एक टकले को पकड़ लेता है, लेकिन जीरो आकर इसको बचा लेता है। अरे यार रुक जाओ, मैं तो मर ही गया था तुम्हारा पीछा करते करते। वैसे तुम्हारे उड़न खटोला शूज कहाँ पर है? उसके अंदर फ्यूल थोड़ा सा कम है और मैं उसे लड़ने के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ। और जैन अपना एक और न्यू वेपन दिखाने लगता है, ये है प्लाज्मा क्लींजर 2000, और ये किसी भी गंदी से गंदी चीज को आराम से साफ कर सकता है, वो भी पलक झपकते ही। और फिर ये इस मॉन्स्टर से भिड़ने के लिए इसकी तरफ कूद जाता है, लेकिन ये इसके पेट में फंस जाता है और जीरो इसको बाहर निकालता है। बस निकल गई सारी हेकड़ी। देखो मैंने इसकी कमजोरी पता कर ली है और इस बार मैं ये सीरियसली करने वाला हूँ। और इस बार ये काफी स्पीड से इस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और इसके सारे अटैक को डॉज करता हुआ इसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करने ही वाला होता है। और ये देखकर जीरो हैरान हो जाता है और वो स्माइल करते हुए अपने वेपन को वापस रख लेता है। जैन के अटैक से इस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। अरे वाह, इस पानी की मदद से मेरी कमर का दर्द एकदम सही हो गया है। और जब भी आगे जाते हैं तो आगे काफी ज्यादा भीड़ होती है। क्या ये तुमने किया? अरे नहीं मैंने नहीं, जैन ने किया है। तो चलो एक काम करते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन जैन यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के ऊपर होता है। वैसे ये कर क्या रहा है? अबे वो पागल है क्या? और अब इन सभी का रैंक बढ़ चुका है और ये सारे सी रैंक के अंदर प्रमोट हो चुके हैं, सिवाय जीरो के, उसका रैंक अभी भी डी है। और यैन को ऐसा लग रहा होता है कि ये सारा कुछ जैन की वजह से हुआ है, क्योंकि जैन उस समय कुछ अजीब ही पोज में था और सबने इसकी रिपोर्ट कर दी। अरे यार मैंने कुछ भी नहीं किया। लिन यार बता इसे, तू तो वहीं पर था। जीरो कहता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? पर ये लड़की चुपचाप बैठी हुई होती है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। लेकिन तभी बाहर डोर बेल बजती है और बाहर हॉन्डोंग होती है, जिसको देखकर इन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और ये यहाँ पर इसी लड़की के बारे में बात करने के लिए आई होती है और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी लाई होती है। और फिर ये इस बच्ची को यहाँ से ले जाते हैं और टीवी ऑन कर हॉन्डोंग ये बताती है आज से कुछ सालों पहले एक कंपनी ने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो तो एक एक्सपेरिमेंट था। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ह्यूमन बॉडीज को इकट्ठा किया जाता था। और वो ये बताती है कि ये लड़की जो तुम्हें कल मिली वो उन्हीं के एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए उनका क्या हुआ? लेकिन इसके बारे में हॉन्डोंग कोई भी जवाब नहीं देती और वो सॉरी कहती है, जिसे सुनकर जीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने टाइम से हीरोज कर क्या रहे थे? तुमने अभी तक उन्हें मारा क्यों नहीं? और ये बंदा इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि इसके ऑरा से आसपास की सारी चीजें टूटनी शुरू हो जाती है और इन दोनों का दम घुटने लगता है। अरे लिन तुम क्या कर रहे हो? और वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। हॉन्डोंग कहती है हम पिछले कुछ सालों से उनके खिलाफ काफी सारी रेड्स कर रहे हैं, लेकिन वो हर बार बच जाते हैं। लेकिन इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे एक बात पता चली है कि उनका एक साथी हीरो एसोसिएशन के अंदर है और ये बंदा जो कोई भी है उसकी पोजीशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारी बातें जीरो बड़ी गौर से सुन रहा होता है। हॉन्डोंग कहती है और जो इंसान इस सभी के पीछे है वो है हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जिसका नाम है ओयांग रुए। और फिर हमें ओयांग रुए को दिखाया जाता है, यानी कि हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को।
और फिर अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि जीरो की बहन उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है, क्योंकि जीरो ने उसे यहाँ पर इस छोटी सी बच्ची के कपड़े लेने के लिए बुलाया होता है। अबे ओए, ये सब क्या चल रहा है? तूने इसे कहाँ से किडनैप किया है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यैन कहता है कि हमने इसे एक मिशन के दौरान बचाया था और तब से ही हमने इसे अपने साथ रख लिया और ये बच्ची उसे काफी ज्यादा क्यूट लगती है और वो इसे गले से लगा लेती है। ये कितनी प्यारी है। और फिर ये सारे इस छोटी सी बच्ची के कपड़े लेने के लिए निकल जाते हैं और तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि इनके पीछे वही डी रैंक के गुंडे आ रहे होते हैं, यानी कि हीरोज। और जीरो को इस बात की भनक लग जाती है कि ये सारे उन्हीं का पीछा कर रहे हैं। तुम सारे एक काम करो, तुम आगे चलो, हमें कुछ काम है, हम अभी आते हैं। और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हॉन्डोंग उन्हें बता रही होती है कि ये बच्ची कॉर्पोरेशन के लिए और ओ यांग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और वो इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या तुम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती? तुम तो एग्जीक्यूटिव हो ना। जैन कहता है कि आखिरकार ये सारा कुछ हम कब तक संभाल पाएंगे। वो इसे पाने के लिए काफी खतरनाक किलर्स को भेजने वाले हैं और प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे डी रैंक के गुंडे इन्हें मारने के लिए एकदम तैयार होते हैं। ये देख रहे हो, ये लड़की वांटेड लिस्ट में है और तुम सभी को ओयांग रे ने बुलाया है तुमसे बातचीत करने के लिए, तो हमारे साथ चलो। अबे चल बे छपरी, तेरे साथ जा कौन रहा है? जिसके बाद ये सारे गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे गुंडे जमीन पर चित पड़े होते हैं, यानी कि जीरो ने इन सभी की बैंड बजा दी होती है। जिसके बाद ये सारे दोबारा से भागकर जीरो की बहन के पास जाते हैं और वो दोबारा से इन सभी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है, तुम सारे फिर से लेट हो यार, जल्दी चलो, कोई हमारा। अबे ओए, क्या बोल रहा है तू? चुप रह थोड़ा सा। और ये छोटी सी बच्ची बाहर आती है और जीरो की बहन ने इसका नाम मोमो रखा होता है और ये काफी क्यूट लग रही होती है और उसकी बहन इस छोटी सी बच्ची को अपने साथ घर पर ले जाने की जिद करना शुरू कर देती है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। अरे यार मैं करूंगी। और फिर ये अपने भाई को प्यार से देखती है और ये पिघल जाता है। इस बच्ची को तुम्हारे साथ छोड़ने का आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि तुम हम तीनों में से काफी स्ट्रॉन्ग हो, तो ये तुम्हारे पास काफी सेफ रहेगी। और फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और जीरो भी अपनी बहन के साथ घर के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट काफी गुस्से में होता है, ये लोग उन 3 बच्चों को भी संभाल नहीं पाए। और यहाँ पर एक और बंदा होता है, वो ये कहता है कि शांत हो जाओ ओयांग, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं और मेरे सबऑर्डिनेट्स उन्हें मारने के लिए एकदम तैयार हैं। और फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक घर पर नजर रख रही होती है और अंदर वो एक बंदे को देखती है और उसे जाकर दबोच लेती है। लेकिन तभी अचानक इस बंदे का सर नीचे गिर जाता है और यहाँ पर काफी सारे सर होते हैं, जिसको देखकर ये लड़की चिल्लाने लगती है। और तभी यहाँ पर जैन आ जाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये लड़की अचानक से उसके मुंह में ये चीज डाल देती है जो कि इन पुतलों के मुंह में डली हुई होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? और तभी अचानक ये जैन का प्लाज्मा क्लींजर उठाकर उसके ऊपर अटैक करती है। अबे ओए, ये तुम क्या कर रही हो? और जैसे ही ये उसके ऊपर अटैक करती है तो जैन के सारे कपड़े यहाँ से गायब हो जाते हैं और वो एकदम नंगा पुंगा हो जाता है। ये क्या चीज है? ये एक हाथी है। और ये बोलते ही वो लड़की बेहोश होने लगती है, लेकिन ये अपने आप को संभाल कर यहाँ से भाग जाती है। आखिरकार ये लड़की थी कौन जो कि मेरे ही घर में आकर मेरे ही मुंह में वो चम्मच डालकर चली गई? और फिर हम जीरो को देखते हैं जो कि अपने घर में आराम कर रहा होता है और यहाँ उसकी बहन इस छोटी सी बच्ची को नहला रही होती है और दूर से एक बंदा उनके ऊपर नजर रख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक जीरो इसके पीछे आ जाता है और जैसे ये उसके ऊपर अटैक करता है तो जीरो इसे आराम से डॉच कर लेता है। अच्छा तो तुम हो लिन जी? अबे यार ये बंदा कितना गंदा है। मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं एक टॉप क्लास असैसिन हूँ, वो भी ए रैंकर, और मैं तुम्हें पल भर में धूल चटा दूंगा। लेकिन अगले ही पल हम ये देखते हैं कि जैसे ही जीरो इसके ऊपर अटैक करता है तो ये बंदा अपने घुटनों पर आ जाता है। लेकिन तभी अचानक ये अपनी बॉडी में एक ड्रग इंजेक्ट कर लेता है जिससे इस बंदे के अंदर एस रैंक की पावर्स आ जाती हैं और मैं ये सारी पावर्स तुम्हारे ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। और ये काफी फुर्ती से इधर उधर भागना शुरू कर देता है और एकदम से जीरो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जीरो एक ही झटके में इसका हाथ उखाड़ देता है। लेकिन ये बंदा दोबारा से अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है और बार बार जीरो के ऊपर अटैक्स करना शुरू करता है। लेकिन जीरो इसके सारे अटैक्स को आराम से डॉच कर रहा होता है और वो इसके एक ही मुक्का मारकर इसे काफी दूर उड़ा देता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे पास एस रैंक की पावर्स हैं और ये मामूली सा इंसान मुझे कैसे हरा सकता है? सुनो, घर जाकर अपने मास्टर को बता दो
कि वो मेरी बहन से दूर रहें और जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो मेरी बहन का या हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुमने मुझे हरा तो दिया है, लेकिन एक बार मैं दोबारा से आऊंगा तुम्हारे पास और तुम्हारी बहन के पास, और तुम दोनों ही मेरे हाथों से मरने वाले हो। और ये सुनकर जीरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। सुनो 1 मिनट, किसी भी हीरो को ऐसे किसी को मारने की परमिशन नहीं है। क्या हीरो? वो तो मैंने काफी पहले बनकर छोड़ दिया है। कहीं तुम वो तो नहीं? तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस जगह पर एक काफी खतरनाक धमाका होता है, यानी कि जीरो ने इस बंदे का बैंड बचा दिया है और वो खड़ा हुआ ये कहता है कि जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है और उन्हें मरता हुआ मैं दोबारा से देख नहीं सकता। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जीरो की बहन उससे पूछती है कि आखिरकार तुम थे कहाँ पर? मैं थोड़ा बाथरूम गया था हल्का होने। और यहाँ पर ये बंदा आराम से बैठा हुआ एक एपिसोड देख रहा होता है। ये एपिसोड तो काफी पुराना है, आखिरकार इसमें कौन जीता? ऑफ कोर्स सारे हीरोज ही जीते हैं। और फिर वो अपने हाथ में एक चीज को देखता है और हॉन डोंग की बातों को याद करता है, जिसने कहा था कि आज से 3 दिन के बाद ओयांग रुए कॉर्पोरेशन के साथ दोबारा से एक मीटिंग के अंदर आने वाला है और ये हमारे लिए एक काफी बड़ा मौका होगा जब हम उसे और उसके जैसे लोगों को हीरो एसोसिएशन को कंट्रोल करने से रोक सकते हैं। और ये शायद एच सिटी की सबसे बड़ी बैटल होने वाली है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? और फिर हम दोबारा से जीरो को देखते हैं जो कि इसी चीज को देखकर ये कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक बार दोबारा से शांति लौटेगी। अबे शांति मतलब पीस, तुम भी यार कुछ भी सोचते हो। और फिर ये सारे एक कमरे के अंदर बैठकर इसी बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें ओयांग रुए को हराने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर हॉन डोंग उन्हें एक और लड़की से मिलवाती है और इसका नाम है शाओ ये और इसका रैंक ए होता है। हॉन डोंग कहती है कि मसल अलायंस भी हमारी हेल्प करने वाले हैं और मसल अलायंस एक हट्टे कट्टे लोगों का ग्रुप है और इन सभी को उस ड्रग की एक सैंपल की भी जरूरत पड़ने वाली है जो कि उस ए रैंक के बंदे ने अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया था। लेकिन इन सभी को इस बात की चिंता होती है कि अगर ये फेल हो गए और ये सीरम बाहर फैल गया तो काफी बुरा हो सकता है। शाओ ये कहती है कि मुझे तो ये सारे लोग किसी भी काम के नहीं लग रहे हैं। तो चुप कर छुटकी, क्या बोला? दोबारा बोलना। यान कहता है, अरे छोड़ो यार, वो एक छोटी सी बच्ची है। लेकिन ये उसे लात मारकर दूर फेंक देती है। अरे शांत हो जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानती कि लिंग जी एक लौता बंदा है जो कि ओयांग रुए के डिफेंस को तोड़ सकता है। लेकिन शाओ ये यान की बेइज्जती करना शुरू कर देती है। और इस चश्मिश का क्या? अबे ओए, तू मेरे बारे में क्या बोल रही है? लेकिन हॉन डोंग इन सभी को शांत करती है कि भाई साहब शांत हो जाओ, अगर हम इसी में लगे रहे तो शायद हमारा मिशन फेल हो सकता है। अरे हाँ, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर ये सारे एग्री हो जाते हैं ओयांग रुए को हराने के लिए। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये उस पर नजर रख रहे होते हैं और यहाँ पर जो मसल अलायंस के बंदे होते हैं वो जीरो की मसल्स को बार बार छूकर उससे पंगे ले रहे होते हैं। अबे ओए, मुझसे दूर हट जाओ, शांत हो जाओ तुम सारे। और तभी अचानक यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। ओयांग कहता है, तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो गान, चलो टाइम आ चुका है इनकी चटनी बनाने का। और हॉन डोंग ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये सारे बिना उसकी परमिशन के ही अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये देखकर ओयांग रुए अपने साथियों को इनके ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद ये सारे आपस में भिड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को काफी गंदे तरीके से मार रहे होते हैं। और ये देखकर गान दोबारा से हेलीकॉप्टर के अंदर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ ये उसके ऊपर अटैक कर देती है और ये एक ही अटैक से पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर की चितड़े उड़ा देती है। ओयांग कहता है, हंटर अटैक करो। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एक बंदा शाओ के ऊपर बंदूकों से अटैक्स करना शुरू कर देता है, यानी कि उसके ऊपर शूट कर रहा होता है। अच्छा, तो तुमने हंटर को भी अपनी साइड कर लिया। अच्छा, तो तुम उसे जानती हो, वो एच सिटी का नंबर 1 हीरो है। तुम आगे जाओ, इसको मैं देख लूंगी। और जैसे ही जीरो आगे जाता है तभी अचानक एक लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है और ये वही लड़की होती है जो कि उस रात जैन के घर आई थी। लेकिन जीरो इसे काफी आराम से 2-4 लाफे मारकर साइड कर देता है। और तभी यहाँ पर जैन आ जाता है, मैं भी इस लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। सुनो, एक काम करो, तुम जैन को संभालो। जिसके बाद इन चारों के बीच में एक घमासान फाइट की शुरुआत हो जाती है और जीरो इस बंदे से लड़ रहा होता है और जैन उसी लड़की से। और ये फाइट 1 नंबर चल रही होती है। और तभी जैन ध्यान लगाता है और फटाक से इस लड़की पर अटैक कर देता है।
और यहाँ पर यन शाओये की हेल्प करने के लिए आगे आता है, पर वो इसकी हेल्प लेने से मना कर देती है और तभी ये हंटर दोबारा से इनके ऊपर शूट करना शुरू कर देता है, पर शाओये एक शील्ड बनाकर इन दोनों को बचा लेती है। लेकिन ये सारी बुलेट्स इसकी शील्ड को भी तोड़ देती हैं और यन उसे उठाकर एक पेड़ के पास ले जाता है और इस बंदे की लोकेशन को भी ट्रेस कर लेता है। और जैसे ही ये इशारा करता है तभी शाओये उसी जगह पर अटैक कर देती है और हंटर को एक ही बार में बर्फ के अंदर जमा देती है। और फिर हम ओयांग रुए को देखते हैं जो कि होनडोंग के सामने खड़ा होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले मुझे हरा सकती हो? और ये बोलते ही वो होनडोंग पर अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन होनडोंग उसके सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर रही होती है और वो इसके पास जाकर एक जोरदार अटैक करती है, पर ओयांग रुए को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारे पास इतना ही है। और जैसे ही ये दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाती है तो ओयांग रुए इसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और इसे नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो हंटर शाओये को एक फील्ड के अंदर कैद कर लेता है और यन को काफी गंदे तरीके से मारना शुरू कर देता है। तुम्हारे पास ये एक्सपोर्ट्स फील्ड कहाँ से आई? ये तो बस गवर्नमेंट यूज करती है। अच्छा, ये चीज ये ओयांग रुई की तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट है जिसको कॉर्पोरेशन ने मॉडिफाई भी किया है। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि जैन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है और उसकी नानी याद दिला देती है और जीरो भी इस बंदे के साथ लड़ने में अपने आप को झोंक देता है। और फिर ओयांग रुए ने होनडोंग को पकड़ा हुआ होता है और जैसे ये उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी ओयांग रुए इसका अटैक इसी के ऊपर उल्टा कर देता है। और यहाँ पर इस बंदे ने यन को मार मार कर उसकी हालत काफी गंदी कर दी होती है और जैन के भी तोते उड़ चुके होते हैं और ये बंदा जीरो से फाइट करते करते अपनी बॉडी के अंदर उसी ड्रग को इंजेक्ट कर लेता है जिससे इसकी पावर्स पहले से भी काफी गुना बढ़ जाती हैं। सुनो बच्चे, आज तुम्हारी मौत का दिन है। और ये बोलते ही वो जीरो के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत सीरियस होना पड़ेगा। जिसके बाद वो फुल फॉर्म में आकर इस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और पास जाकर इसके एक जोरदार मुक्का मारता है और इसे पीछे कर देता है और इसके पास जाकर इसके मुंह पर बार बार लाते बरसाता है और इसका हाल कुछ ऐसा कर देता है। और यहाँ पर जैन इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। मैं तुमसे बात करने नहीं आई, मेरा काम है तुम्हें जान से मारना। अरे मेरे पास 5 कंपनीज हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें एक काफी अच्छा काम दे दूंगा। अच्छा, तो तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांग रहे हो? और धीरे धीरे जैन इसके पास आ रहा होता है और वो इसे अपने पास आने से मना करती है। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, चूज करो, क्या तुम हीरो बनना चाहती हो या फिर मरना चाहती हो? और ये सुनते ही इसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं और ये जैन के ऊपर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। और यहाँ पर इस हंटर ने जैन को मार मार कर उसकी हालत काफी गंदी कर दी होती है और शाओये ये देखकर काफी घबरा रही होती है। टेंशन मत लो, तुम्हारी बारी भी कुछ ही देर में आने वाली है। और यन इसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करने की कोशिश करता है, पर ये बंदा उसके वेपन को साइड फेंक देता है और उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है। ओयांग रुए ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं मैं उसके तुम्हें डबल दूंगी, लेकिन तुम इसको छोड़ दो। पर वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तभी यन टेलीपोर्ट होकर इसके मुक्का मारता है, पर इसे कुछ भी नहीं होता। उल्टा ये यन को पेलना शुरू कर देता है और उसे मारते मारते घुटनों के बल ला देता है। और ये देखकर शाओये और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। टेंशन मत लो, अगली बारी तुम्हारी ही है। और जैसे यन इसके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी ये हीरो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और यन बेहोश हो जाता है। और ये देखकर शाओये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो इसके ऊपर एक ही अटैक करके इसे पूरा जमा देती है और एक ही झटके में इसका काम तमाम कर देती है। और फिर ये यन के पास आकर उसके हाल चाल पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और साथ में रो भी रही होती है। ओयांग रुए को इस बात की भनक लग जाती है कि उसका एक साथी मारा गया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम डोंग फैमिली से हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं? और होनडोंग यहाँ पर स्माइल कर रही होती है। अबे ओए छपरी, मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आई हूँ। और ये बोलते ही वो ओयांग रुए को जमा देती है और लिंग जी को आवाज लगाती है और वो आते ही इस पर अटैक करता है और इसको साइड फेंक देता है। क्या हुआ? क्या तुमने मुझे आवाज लगाई थी? मुझे अंदाजा हो गया था तुम्हारी स्ट्रेंथ का। और इस अटैक से ओयांग रुए का आर्मर टूट जाता है, लेकिन वो अपनी बॉडी के अंदर उसी ड्रग को इंजेक्ट कर लेता है और एक एस रैंक का खतरनाक बंदा बन जाता है। और ये फटाक से इन दोनों पर अटैक करता है, पर ये दोनों ही इसे डॉच कर लेते हैं। लेकिन वो दोबारा से होनडोंग पर हमला करता है। जीरो इसे रोककर कहता है, अच्छा तो ये एस लेवल है, इम्पॉसिबल, क्या तुम एस रैंक के अटैक को भी रोक सकते हो?
और तभी अचानक जीरो इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसे फेंक कर मारता है। और इस अटैक के बाद ओयांग रुए को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता और वो ये पूछता है, क्या तुम भी एक एस रैंक के हीरो हो? लेकिन भले ही तुम एस रैंक के क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये बोलते ही वो जीरो के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन ये बंदा जीरो को एक बार भी टच नहीं कर पाता और जीरो इसे पकड़कर सीधा हवा की सैर करा देता है और ऊपर जाकर इस पर जोरदार अटैक करता है, जिससे यहाँ पर एक काफी खतरनाक धमाका होता है। होंडोंग कहती है, क्या ये मर गया? अरे नहीं, मैंने इसे काफी आराम से मारा था, तो मेरे ख्याल से ये जिंदा होगा और 2-4 महीनों में तो उठ ही जाएगा। तुम एस रैंक के हो ना? मैं इस बारे में नहीं जानता कि मेरा रैंक क्या है, वो तो भगवान ही जाने। और ये देखकर जैन और वो लड़की चिपक कर यहाँ पर आ रहे होते हैं। तुम दोनों तो एक दूसरे को हेट करते हो ना? और ये सुनते ही ये लड़की जैन को पीछे फेंक कर मारती है और तभी शाओये यहाँ पर यैन को लेकर आ जाती है और वो काफी रो रही होती है और यैन की मदद करने के लिए इन सभी से कहती है। और यैन बेचारा एक अलग ही दुनिया में होता है, क्योंकि उस ए रैंक के हंटर ने इसे काफी कुत्तों की तरह मारा होता है, तो इसकी सिट्टी पिट्टी और सारे होश वोश गायब हो जाते हैं और ये बंदा बस बेहोशी की हालत में होता है। और अब भी ये सारे अस्पताल के अंदर होते हैं, जहाँ टीवी पर ये न्यूज आती है कि सी क्लास के हीरोज ने एक गैर कानूनी लेन देन का पर्दाफाश कर दिया है। और ये सारा कुछ सुनकर यैन काफी चौंक जाता है। क्या? लेकिन हमने तो इसके बारे में किसी को भी एक बात नहीं बताई। ओयांग फैमिली काफी बड़ी है और ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें किसी बात का पता ना चले। और शाओये उसे प्यार से सूप पिला रही होती है और इस बंदे को काफी मजे आ रहे होते हैं। अगर तुम सारे असली हीरोज हो तो तुम्हें जीरो की तरह अपने फ्रेम्स को और लेमलाइट को छुपाना होगा। और एक नर्स इसकी भी खातिरदारी कर रही होती है और तभी अचानक यहाँ पर जीरो आ जाता है, यानी कि लिंग जी। हाँ भाई चश्मेश, क्या हाल है तेरे? यार तू आते ही मुझसे पंगे ले रहा है। और फिर ये सारे होंडोंग के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पर है। जीरो कहता है कि मैंने भी उसे काफी लंबे टाइम से नहीं देखा। और तभी अचानक होंडोंग यहाँ पर आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। अगर तुम्हें कन्फेस करना है तो तुम्हें थोड़ा जल्दी करना होगा और मैं इसके लिए ऑलरेडी तैयार हूँ। और जब ये जीरो के करीब आ रही होती है तो जीरो के गाल लाल होने शुरू हो जाते हैं। और फिर होंडोंग ये बताती है कि मैंने हीरो एसोसिएशन से बात कर ली है तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। और ये बात सुनने के बाद जैन और यैन काफी खुश हो जाते हैं, पर जीरो मना कर देता है कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे किसी भी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम 2 ए लेवल के बंदों को हराकर अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग समझते हो? शायद तुम नहीं जानते कि 8th ग्रेड फैमिली के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, यहाँ तक कि एसएस रैंक के भी। अगर तुम सारे एक साथ मिलकर भी मेरे ऊपर अटैक करो तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। और ये सुनकर इन सभी की सनक जाती है और ये सारे के सारे ही छत पर आ जाते हैं और चारों के चारों ही जीरो के साथ लड़ने के लिए एकदम तैयार होते हैं। और अचानक से ही जीरो के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और तभी शायू आगे जाकर उससे लड़ना शुरू करती है, पर जीरो इसे काफी गंदे तरीके से मारकर पीछे फेंक देता है। और ये मुक्का काफी जोर का होता है, तो शायू उड़ते हुए पीछे जा रही होती है, पर ये उसे पकड़ लेती है। मुझे माफ करना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी जोर से मार दिया। और तभी ये लड़की जीरो के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देती है, पर जीरो इसे आराम से संभाल रहा होता है और होंडोंग भी अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है, पर जीरो एक ही मुक्का मारकर इसकी सारी की सारी आइस को तोड़ देता है। मेरी आइस फील्ड को कोई भी तोड़ नहीं सकता। और ये बोलते ही वो जीरो को अपनी आइस फील्ड के अंदर जमा देती है, लेकिन वो इसे भी बड़ी आराम से तोड़ देता है और होंडोंग को दूर फेंक कर मारता है। पर ये लड़की दोबारा से जीरो के ऊपर अटैक्स करने के लिए आ जाती है और इसे भी वो एक जोरदार लात मारकर हरा देता है। अरे यार जैन कहाँ गया? मैं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन वो इसका भी हाल काफी गंदा कर देता है। तो चलो गाइस, मैं जा रहा हूँ मोमो को लेने के लिए, तुम सारे एंजॉय करो। और यहाँ पर हम जीरो की बहन को देखते हैं, जिसने जीरो की हालत काफी खस्ता कर दी होती है और उसे मार मार कर उसे पूछती है, आखिरकार ये डॉग यहाँ पर कहाँ से आया? जब मैं मोमो को लेकर यहाँ पर आ रहा था तो ये मुझे रास्ते में मिला। और वो ये सुनकर काफी गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी मोमो और ये डॉग उसे प्यार भरी निगाहों से देखते हैं और ये लड़की पिघल जाती है। जिसके बाद वो इस डॉग को लेकर उसी कंपनी के अंदर आ जाती है जहाँ पर ये काम करती है और यहाँ पर वो डॉक्टर क्विन से मिलती है। जाओ बच्ची, आज तुम अपने ही एक्सपेरिमेंट्स करो। जिसके बाद हमें पहली बार ओयांग प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है और ये डॉक्टर उनसे माफी मांगता है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता क्योंकि इसके सर पर काफी ज्यादा चोट लगी है। मेरी ओयांग फैमिली में कूड़े की कोई भी जगह नहीं है। और ये बोलते ही
वो ओयांग रुए को मार देता है। और जब ये बाहर जाता है तब इसके सामने डोंग यांग आ जाता है। सुनो डोंग यांग, मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने अभी तक होंडोंग के साथ अपना हिसाब बराबर नहीं किया है। अरे हाँ, मैं ये बात जानता हूँ और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। डोंग यांग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए एक और असिस्टेंट लेकर आया हूँ, मिलो इनसे। ये है डॉक्टर मुसेली। जिसके बाद हम हीरो एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पर ये सारे ट्रेनिंग करके बाहर आ रहे होते हैं। क्या बात है दोस्तों, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? लेकिन ये सारे शी शैन को सुनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज भी उसी की वजह से इन्हें काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। हाँ, चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम जिंदा तो बचे। लेकिन तभी होंडोंग इसके पास आ जाती है। क्या तुमने मुझे मिस किया? अरे ओए, ये तुम क्या कर रही हो? तुम काफी बोरिंग इंसान हो। जिसके बाद यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और ये लिन को अपना टीचर बताता है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो तुम मुझे भी गाइड कर सकते हो। चल पे छपरी साइड हो। अरे नहीं यार, मुझे तुमसे सीखना है कि आखिरकार एक हीरो कैसे बनते हैं। और बाकी सारे लोग शीशैन को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। होंडोंग कहती है कि आज एक न्यू प्रेसिडेंट आ रहा है और ये बंदा वही है। और ये आते ही एक स्पीच देता है और जीरो इसे काफी गौर से देख रहा होता है। मेरे ख्याल से मुझे भी इस प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए अपने हीरो लेवल का पता लगाने के लिए। और ये सुनते ही वो सारे इसे दोबारा से मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद होंडोंग उससे मिलने के लिए जाती है। सुनो भाई, क्या तुम मुझे लेने यहाँ पर आए हो? वैसे शायू मुझे गार्ड कर रही है। और ये बंदा उसके मुंह को पकड़ लेता है। अभी नहीं, मैं यहाँ पर किसी और काम के लिए आया हूँ। जिसके बाद होंडोंग रोना शुरू कर देती है और उसके बाकी के साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम हो लिंग जी, जिसने ओयांग रुए और जेनेटिक एवोल्यूशन कंपनी को अकेले ही हरा दिया। और ये सारे लोग उसे देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। और ये बंदा लिंग जी को अपनी फैमिली ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर लिंग जी इस ऑफर को ठुकरा देता है। तुमने काफी बड़ी गलती कर दी है और अब तुम मरने वाले हो। और वैसे भी अगर तुम्हारा मन चेंज होता है तो तुम मुझे बता सकते हो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आजमा कर देख लेना। लगता है तुम्हें अपनी ताकत पर काफी भरोसा है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये बंदा अपनी पावर को अनलिश कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर खड़े सारे के सारे लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं। लेकिन जीरो अब भी अपने पैरों पर ही खड़ा होता है। मेंटल एबिलिटी, ये लेवल काफी लो है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को घूर कर देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि कुछ तो घमासान होने वाला है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जीरो भी अपनी पावर को अनलिश कर देता है और ये बंदा उड़कर काफी दूर जाकर बैठ जाता है और अपने घुटनों पर आ जाता है। और साथ ही में इसके मुंह से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। अगर तुम्हारे पास कुछ और नहीं है तो हम सारे यहाँ से जा रहे हैं। सच में तुम काफी स्ट्रांग हो। और जाते हुए सारे होंडोंग के बारे में बातें करते हैं। शीशैन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि होंडोंग खतरे में है। मैंने जितना सोचा था ये बंदा उससे भी काफी स्ट्रांग है। जीरो कहता है कि हमें इन सारी चीजों पर नजर रखनी होगी और शीशैन तुम इन सभी का पता लगाओ। जिसके बाद जीरो की बहन उसके पास कॉल करती है, हमारा ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये वाला डॉग पढ़ना लिखना सीख जाता है और यहाँ पर बैठा हुआ आराम से एक नोवेल पढ़ रहा होता है, डोली की टपरी वाली। डॉक्टर पूछता है, क्या कोई साइकोलॉजिकल चेंजेस आए हैं? नहीं, सारा कुछ एकदम नॉर्मल है। शाबाश, तुम्हें ऐसे ही काम करना होगा और आगे भी बस थोड़े से ही एक्सपेरिमेंट्स बाकी हैं। और तभी यहाँ पर दोबारा से वही बंदा आ जाता है जो कि पहले भी जीरो की बहन को अपने साथ काम करने के लिए बोल रहा था, पर ये उसे मना करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें कहने आया हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इस लैब के स्पॉन्सर्स डोंग और ओयांग रुए हैं, तो तुम्हें यहाँ पर खतरा है। और वो ये सारा कुछ बताने के लिए डॉक्टर क्विन के पास जा रही होती है, पर ये बंदा उसे रोक लेता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम पहले यहाँ से निकलो। मैं इतनी कायर नहीं हूँ कि मैं अपने साथियों को पीछे छोड़ दूँ। और फिर अगले सीन में हम जीरो और जैन को देखते हैं जो कहीं पर जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक जीरो कुछ नोटिस करता है और यहाँ पर वो एक लड़की को पकड़ लेता है। तुम किस चीज पर नजर रख रही थी? जैन, टाइम आ चुका है तुम्हारे वेपन को इस्तेमाल करने का। चलो फिर करते हैं इस लड़की को प्यूरिफाई। और यहाँ पर कुछ बंदे एक बिल्डिंग के ऊपर इसी लड़की का इंतजार कर रहे होते हैं। वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई? क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे हो? तुमने इसके साथ क्या किया? और जैसे ही जीरो इन सभी को पेलता है तो जैन को यहाँ पर एक मेडल मिलता है जो कि लॉन्ग क्लैन का होता है। मैं समझ गया कि वो बंदा अब भी मेरी बहन के पीछे पड़ा है, तो उसे सबक सिखाना होगा। और तभी हम दोबारा से उसी बंदे को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आता है, तुम्हारी टीम हार चुकी है, तो एक काम करो, उन सभी को ट्रीटमेंट के लिए भेज दो। आखिरकार ऐसा कौन है जो कि ये कर सकता है? मेरे ख्याल से ये वही है, डोंग यांग। और यहाँ पर लिन अपनी बहन के पास आकर उसे एक लॉकेट देता है
अगर तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत हो तो तुम इस बटन को प्रेस कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाऊंगा। और वो जीरो को सारा कुछ बताने वाली होती है, पर चुप हो जाती है कि मैं इसे इन सभी के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकती। एक काम करो, तुम अपने डॉग को लेकर यहाँ से चले जाओ। चलो जैन, इसे तुम्हारे घर लेकर चलते हैं, और वैसे भी तुम काफी अमीर हो ना। अगली सीन में हम शीशैन को देखते हैं जो कि हॉन्डोंग पर नजर रख रहा होता है, और जैसे यहाँ पर एक कार आती है वो इसके बारे में जीरो को इन्फॉर्म कर देता है। और तभी इस गाड़ी के अंदर से एक बंदा कुछ बॉडी गार्ड्स के साथ बाहर आता है। यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मैं नहीं जानता कि तुम कौन सी नई प्रॉब्लम खड़ी कर लेती। चलो यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ मेरी फ्यूचर वाइफ? लेकिन वो इसका हाथ अपने ऊपर से हटा देती है, और तभी अचानक ये बंदा हॉन्डोंग को कसकर पकड़ लेता है। अगर उस बुढ़े ने शादी से पहले तुम्हें छूने से मना नहीं किया होता तो आज मैं तुम्हें अपने झूले पर झुला देता। अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करते हो तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? अरे नाना छोरी, मैं हम दोनों की एक ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? और तभी मसल अलायंस के बंदे हॉन्डोंग को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, पर इस बंदे के रोबोट्स उन्हें रोक लेते हैं। तो चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है ओयांग जी हाओ, और ये मसल अलायंस के बंदे उसकी हेल्प करने की काफी कोशिशें कर रहे होते हैं। हॉन्डोंग कहती है कि मैं ये सारा कुछ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, क्या ये काफी है? अब बस रुक जाओ। लेकिन ये फिर भी हॉन्डोंग को बचाने के लिए अपनी जान फूंक देते हैं और दोबारा से उन रोबोट्स के साथ भिड़ जाते हैं। लेकिन ये सारे रोबोट्स काफी खतरनाक होते हैं और वो इन सभी को एक ही झटके में हरा देते हैं। और जी हाओ हॉन्डोंग को लेकर कार के अंदर चला जाता है। अब ये सारे तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। और ये रोबोट्स मार मार कर उनके दांत तोड़ देते हैं। और हॉन्डोंग भी जी हाओ को मारने का ट्राई करती है, और तभी अचानक बाहर से गोली आती है। लेकिन जी हाओ इस गोली को अपने हाथ से ही रोक लेता है और दोबारा से इसे फायर कर देता है, और ये गोली जाकर सीधा शीशैन को लगती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। और जी हाओ कार के अंदर बैठा हुआ ही अपने हाथ से शीशैन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है और हॉन्डोंग को भी काफी बुरी तरीके से मारता है। प्लीज इन सभी को छोड़ दो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। याद रखना ये बात तुम बोल रही हो। और ये बोलते ही वो हॉन्डोंग को लेकर यहाँ से निकल जाता है और शीशैन की हालत काफी गंदी होती है। और यहाँ पर वही रोबोट आ जाता है जिसे अपने सारे के सारे टारगेट्स को जॉन से मारने का ऑर्डर मिला होता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ये रोबोट शीशैन पर अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पर एक काफी खतरनाक धमाका होता है, पर जीरो आकर शीशैन को बचा लेता है। अब बाकी का तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद वो अपनी खतरनाक स्वॉर्ड निकालता है। ये वाली स्वॉर्ड हाईटेक चीजों पर काफी अच्छे से काम करती है, और ये बोलते ही वो सारे के सारे रोबोट्स को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। और जो रोबोट्स यहाँ से भागने का ट्राई कर रहे होते हैं, जीरो उन सभी को भी मौत के घाट उतार देता है। जीहाओ के पास ये मैसेज आता है कि उसके सारे के सारे रोबोट्स मारे जा चुके हैं, और ये सारा कुछ जीरो ने किया होता है, जिसको देखकर इसकी फट जाती है। ये वाली स्वॉर्ड तो फायर स्पिरिट स्वॉर्ड है। और यहाँ पर जीरो और यांग क्लैन की वजह से काफी गुस्से में होता है और सारे लोग उसे रोकने की कोशिशें कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये पहले शीशैन को हॉस्पिटल भेज देते हैं। जीरो कहता है कि मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा और साथ में ही मिस डोंग को भी बचाऊंगा। जिसके बाद ये तीनों बैठकर ओयांग क्लैन के पास जाने का प्लान बना रहे होते हैं और जीरो वहाँ जाने के लिए एकदम तैयार होता है। लेकिन यैन की वहाँ पर जाने से पहले ही काफी ज्यादा फट रही होती है, क्योंकि ओयांग क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल है। अबे ओए चश्मिश, मिस डोंग हमारी दोस्त है और हमें उनका और मसल अलायंस का बदला लेना होगा। लेकिन यैन की अब भी फट रही होती है। हम सारे हीरोज हैं और हमारा काम यही है बुरे लोगों से लड़ना और उनसे जीतना। और तभी अचानक यहाँ पर वही बंदा आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि मिस डोंग मुसीबत में है। और फिर ये सारे वहाँ जाने का प्लान कर लेते हैं और जैन यैन को भी मना लेता है, अरे हाँ मैं भी चल रहा हूँ। और फिर ये सारे एक लड़की के पास आ जाते हैं जो कि ओयांग रेजिडेंस को हैक कर लेती है और इन सभी को वहाँ का मैप दिखाती है। इस जगह पर एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली है। क्या एंगेजमेंट सेरेमनी? इन दोनों क्लैंस के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। और ये सुनकर ये सारे काफी शॉक्ड हो जाते हैं। जैन कहता है कि हमें कुछ भी करने से पहले एक प्लान बनाना होगा। जिसके बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये सारे निकल जाते हैं। और यहाँ पर शीशैन अपने सारे के सारे फैंस की भीड़ लेकर ओयांग रेजिडेंस के सामने आ जाता है और ये लड़की वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक कर देती है और ये तीनों भी दीवार से अंदर घुसने का ट्राई करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम शायू और हॉन्डोंग को देखते हैं। क्या तुम ये सच में कर रही हो?
लेकिन तभी यहाँ पर जी हाओ आ जाता है और वो अपने साथ एक बंदे को लेकर आता है, जिसको देखकर शाओ ये काफी खुश हो जाती है। और इस बंदे का नाम है गुआन, जिसको लेकर वो खाने के लिए जाने लगती है और जाते हुए जी हाओ से कहती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। और जैसे ये दोनों बाहर जाते हैं, ये बंदा दोबारा से होन डोंग को पकड़ लेता है। तुम्हारे अंदर अभी भी काफी ज्यादा अकड़ है, और वैसे ये लिंग जी कौन है? और ये उसे नीचे फेंक कर ये कहता है, तुम तो ये बात जानती हो ना कि फायर स्पिरिट स्वॉर्ड कितनी इंपॉर्टेंट है, और मैं उसके साथ एक डील करना चाहता हूँ। ये सारे लोग मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अब देखना, तुम्हारे ये सारे दोस्त मारे जाने वाले हैं। और यहाँ पर ये तीनों भी दीवार से अंदर घुस जाते हैं, और जीरो का चेहरा देखकर यान और जैन की फट जाती है। अबे यार डरो मत, ये मैं ही हूँ, और मैं आज एक न्यू वेपन इस्तेमाल करने वाला हूँ। और जब ये सारे फुसफुसा रहे होते हैं, तभी शाओ ये इन सभी को नोटिस कर लेती है। आखिरकार वहाँ पर कौन है? और यान इन दोनों को साथ देखकर ये कहता है, वैसे ये बंदा है कौन और ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? और वो इन दोनों के बीच में आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर जीरो और जैन यहाँ से निकल जाते हैं। और वो अंदर जाते ही दो गार्ड्स को भी निपटा देते हैं, और जीरो भी होन डोंग के कमरे तक पहुंच जाता है। आखिरकार तुम कौन हो? अरे यार मैं हूँ लिंग जी। और यहाँ पर जीरो उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है, पर होन डोंग मना कर देती है कि मैं यहाँ से जा नहीं सकती। देख लो फिर सारा टाइम निकलता जा रहा है, फिर मुझे मत बोलना। अरे हाँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी जीरो उसको पकड़ लेता है और ये समझाता है कि तुम मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो, और तुम्हारे साथ और मसल अलायंस के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन मैंने भी तो सेक्रीफाइस किया है, और ओयांग क्लैन डिस्ट्रिक्ट सी में काफी स्ट्रांग है। अगर हमने उन्हें गुस्सा दिलाया तो काफी बुरा हो सकता है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, अब और सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। और ये बोलते ही वो अपने वेपन से पीछे वाली दीवार तोड़ देता है। तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। और जब जीरो होन डोंग को लेकर जा रहा होता है, तभी जैन उड़ते हुए आता है और वो एक पेड़ से टकरा जाता है। और तभी वो दोनों ये नोटिस करते हैं कि उनके सामने जी हाओ अपने रोबोट्स के साथ खड़ा होता है। अच्छा, तो तुम अपने लवर के साथ भाग रही हो? हम दोनों के फैमिली वाले और समाज वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अच्छा, तो तुम्हारे क्लैन की इज्जत एक लड़की पर डिपेंड करती है? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इस बात को लड़कर डिसाइड करते हैं। अगर मैं जीता तो तुम हमें जाने दोगे और कभी भी होन डोंग के पीछे नहीं आओगे। लेकिन अगर मैं जीता तो मुझे तुम्हारी फायर स्पिरिट स्वॉर्ड चाहिए। और होन डोंग जीरो को रुकने के लिए कहती है, क्योंकि जी हाओ अपने क्लैन में सबसे स्ट्रॉन्ग है। चिंता मत करो डार्लिंग, मैंने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। और फिर हम यान को देखते हैं, जो कि अब भी शायू के सामने खड़ा होता है। अभी ओए ठरकी, तुझे क्या लगता है कि शायू तुझ जैसे बंदे को पसंद करेगी? कभी भी नहीं। लेकिन शायू इसके सर पर रख देती है, बकवास बंद करो, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये बंदा सारी की सारी पोल पट्टी खोल देता है। और फिर अगले सीन में हम एरिना को देखते हैं, जहाँ पर जीरो और जी हाओ एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। शायू पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मेरे लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जी हाओ यहाँ पर अपनी तारीफों की पुल बांध रहा होता है कि आज हम दोनों फैमिलीज एक होने जा रही हैं। तो मैंने सोचा आज के जश्न को थोड़ा और मजेदार बनाया जाए, इस लाल मास्क वाले बंदे को हराकर। अगर मैं जीता तो ये सेरेमनी होने वाली है, और ये बंदा मुझे फायर स्पिरिट स्वॉर्ड भी देगा। और ये बात सुनते ही इन दोनों क्लैंस के बुड्ढे भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। क्या वो मिसिंग आर्टिफैक्ट? और ये बोलते ही जी हाओ मैदान के अंदर कूद जाता है। इस एरिना के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे हम अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर लड़ सकते हैं। और ये सुनते ही जीरो अपना वो नया वेपन निकाल लेता है। वो फायर स्पिरिट स्वॉर्ड कहाँ पर है? आज मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और वैसे तुम्हारा वेपन कहाँ पर है? तुम जैसे के लिए मेरी एक ही उंगली काफी है। और मैच के शुरू होते ही जी हाओ उसके ऊपर अटैक करता है, पर जीरो इस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। और यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये फाइट काफी खतरनाक होती है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर एक काफी खतरनाक मुक्का मारते हैं, जिसको देखकर होन डोंग के भी होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पर जी हाओ एक के बाद एक जीरो के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन जीरो भी अपने वेपन से इन सारे के सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा होता है। और तभी पीछे से जी हाओ इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और जीरो ये चीज नोटिस कर लेता है और उसके ऊपर अपना वेपन फेंक कर मारता है। लेकिन जी हाओ इसको डॉज कर लेता है और बाल बाल बचता है। लेकिन तभी जीरो इसके पीछे आकर इसको एक जोरदार लात मारता है, और जी हाओ दोबारा से खड़ा होकर ये बोलता है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो,
और ये जीरो के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन जीरो इन सारे पत्थरों से बचकर उसके ऊपर हमला करता है और जी हाओ एक शील्ड बनाकर इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर जीरो का वार इस शील्ड को भी तोड़ देता है और मौका देखते ही वो इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का रसीद कर देता है, जिससे इसके मुंह का नक्शा बिगड़ जाता है। जिसके बाद जीरो अपने वेपन को घुमाना शुरू कर देता है, जिससे आसमान में एक काफी खतरनाक ड्रैगन अपीयर होता है और ये देखकर जी हाओ और डोंग प्रेसिडेंट काफी चौंक जाते हैं और जीरो इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। जी हाओ इसे रोकने की काफी कोशिशें करता है, पर वो नाकाम होता है और उसकी बॉडी पर एक कट लग जाता है। ये उसके लिए था जो कि तुमने सी शाइन के साथ किया था। जिसके बाद जी हाओ अपनी बॉडी से और भी ज्यादा पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है और जीरो के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एरिना के आसपास बनी हुई मैग्नेटिक शील्ड भी टूट जाती है और हॉन डोंग के भी होश उड़ जाते हैं। और तभी सारे लोग सामने देखकर हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि जीरो अब भी सामने खड़ा होता है। अरे यार तुम क्या कर रहे हो, धूल उड़ाना बंद करो। और तभी जीरो इसके मुंह पर एक लात मारता है और जी हाओ उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है और इसकी हालत काफी फटीचर हो जाती है, यहाँ तक कि इसके सारे कपड़े भी फट जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, हम दोनों में से एक आज मरने वाला है। जिसके बाद ये अपने पास से एक स्क्रोल बाहर निकालता है, एक्टिवेट, और ये स्क्रोल एक्टिवेट हो जाता है। और तभी अचानक यहाँ पर एक काफी खतरनाक धमाका होता है और ओयांग क्लैन का प्रेसिडेंट ये बोलता है कि सारे यहाँ से बाहर निकलो। और जब ये सारे यहाँ से बाहर आ जाते हैं, डोंग क्लैन का प्रेसिडेंट ये बोलता है कि आखिरकार वो स्क्रोल क्या था। वो स्क्रोल एक एसेस रैंकर ने बनाया था और उसके अंदर फॉरबिडन स्पेल्स हैं। और यहाँ पर हॉन डोंग जीरो को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे जैन और यैन मिलते हैं और जैसे ये आसमान में देखते हैं तो इनके सामने जी हाओ होता है और ये बंदा दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है और इस बंदे ने एक न्यू फॉर्म अनलॉक कर ली होती है। लिंग जी तुम कहाँ पर हो, क्या तुम जिंदा हो? लेकिन फटाक से जीरो इन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, पहले ये सारा कुछ निपटा लेता हूँ, फिर तुम सबसे आकर बात करूंगा। और ये देखकर जी हाओ की सुलग जाती है और वो इसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है और यहाँ पर जीरो भी अपने अटैक को चार्ज कर लेता है और इसका अटैक जी हाओ के अटैक को चीरता हुआ सीधा जाकर उसको लगता है और जी हाओ कटी पतंग की तरह नीचे गिर जाता है और जीरो इसके पास आकर इसकी एक फोटो क्लिक करता है। भैया जी स्माइल, और आगे से लड़कियों को परेशान मत करना। और इस बंदे की शक्ल पर एकदम नील पड़ गया होता है, जैसे इसकी बॉडी में जहर फैल गया हो। और ये सारा कुछ देखकर हॉन डोंग को काफी खुशी होती है और जब वो जीरो के पास जाती है तभी अचानक यहाँ पर कुछ हो जाता है, जैसे कि वक्त एक पल के लिए थम गया हो। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हॉन डोंग अपने घुटनों पर आ जाती है और साथ में बाकी सभी लोग भी। और दुनिया में हर जगह सारी चीजें एक एक करके अपना होश खो रही होती हैं। और जैसे ही जीरो की नजर आसमान में जाती है तो उसके सामने जी हाओ खड़ा होता है, लेकिन इस बार एक न्यू फॉर्म में। ये पावर है गॉड की, और बेवकूफ इंसानों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब गॉड तुम्हारे ऊपर रूल करने वाले हैं। जीरो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। मैं गॉड बन गया, लेकिन अब भी काफी सारी चीजें हैं जिसे मुझे खत्म करना है, और जानते हो वो क्या चीज है? वो हो तुमने इन सभी के साथ क्या किया। ये बस आज के नए भगवान की पूजा कर रहे हैं और उसके सामने झुके हुए हैं। क्या ये माइंड कंट्रोल? तुम्हें जल्दी ही पता लग जाएगा, और तैयार हो जाओ मेरी पूजा करने के लिए। जिसके बाद ये अपनी पूरी ताकत लगाकर जीरो के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन जीरो इस बार भी इसी के ऊपर भारी पड़ जाता है। तुम एक इविल गॉड की फेक कॉपी हो, जानते हो ना, जेरोक्स। तुमने मुझे फेक कहने की कोशिश कैसे की? मैं एक गॉड हूँ, असली गॉड। बेटा तू गॉड वॉड कुछ नहीं है, तू है बस टकला चमन। और जब जी हाओ ये नोटिस करता है कि जीरो उसके सामने अब भी नहीं झुक रहा है, तो उसके अंदर की आग सुलगनी शुरू हो जाती है और वो जीरो के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर जीरो भी उसका सामना करने के लिए एकदम तैयार है। जिसके बाद जीरो इसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। ना तुम्हारे पास दोस्त और ना ही फैमिली, तो क्या फायदा गॉड बनने का? गॉड के पास कुछ भी नहीं होता, वो अकेला ही होता है इस दुनिया को चलाने के लिए। और ये बोलते ही वो जीरो के ऊपर अपने हाथों से अटैक करता है, लेकिन जीरो इससे आराम से बच जाता है। और इसके बाद वो अपना एक और खतरनाक अटैक करता है और जीरो को जमीन में गिरा देता है। और फिर जी हाओ उसके माइंड में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर इसके सामने काफी सारी अजीब अजीब चीजें होती हैं, जैसे कि मॉन्स्टर्स। लेकिन पीछे पलटने पर
वो ये नोटिस करता है कि एक लड़की जीरो से कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ पीसफुली जियो। और जीरो भी यहाँ पर रो रहा होता है, जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये टकला काफी डर रहा होता है और जीरो इसे देखकर ये कहता है कि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कभी भी अपने पास्ट में नहीं जाऊंगा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लिंग जी दोबारा से अपनी जीरो वाली फॉर्म के अंदर आ जाता है और ये मोमेंट काफी ज्यादा ओपी होता है। तो इस मोमेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। और ये देखकर इस चमन होती की बैंड बज जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी ये चमन बाज नहीं आता और जीरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो उल्टा ही इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। जैसा मैंने सोचा था, मेरे अटैक पहले से काफी कमजोर हो चुके हैं, लेकिन इतना ज्यादा पिटने के बाद भी इस चमन के सिर में जो नहीं रेंगती और ये दोबारा से जीरो के ऊपर अटैक करता है। मुझे लगता है कि अब इसके इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। और इस बार वो जीहाओ के ऊपर इतना इंसेन अटैक करता है कि ये बंदा उड़कर पीछे गिरता है और इसके मुंह से खून भी निकल जाता है। और अब जीरो इसके सामने आकर इसे एक और मौका देता है कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर लो। क्या हुआ अगर तुम लेजेंडरी हीरो हो, तुम भी मरने वाले हो। यानी कि इसका मतलब साफ है कि ये चमन बाज नहीं आएगा। जिसके बाद जीरो इसके ऊपर अपनी फर्स्ट फॉर्म से अटैक करता है और ये चमन उसे रोकने की पूरी कोशिशें कर रहा होता है। लेकिन इसकी काफी गंदी बैंड बज जाती है और ये चमन घुटनों पर आ जाता है और जीरो इसके ऊपर अपनी सॉर्ड रखकर कहता है तुम जितना समझते हो ये दुनिया उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये चमन अपने घुटनों के ऊपर होता है, लेकिन इसका गुरूर अब भी 7वें आसमान पर होता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जीरो अपनी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है रिडेम्पशन। और ये अटैक करते ही इस चमन की बॉडी से न जाने कैसी एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है और साथ में इसकी चीखें भी निकल रही होती हैं। और इस चमन को काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद जीरो दोबारा से अपनी लिंजी वाली फॉर्म के अंदर आ जाता है और ये चमन नीचे लेट जाता है। जितना मैंने सोचा था, तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे काफी ज्यादा है। और यहाँ पर लिंजी इस बात को लेकर अभी भी रेग्रेट फील कर रहा होता है। मैं ये बात जानता हूँ कि मैं काफी पावरफुल हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। क्या बचा नहीं पाया? हाँ अच्छा, हीरोज तो सबको बचाते हैं ना। लेकिन तभी अचानक हमें इस चमन की एक दूसरी साइड दिखाई जाती है, जहाँ पर इसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और ये अपने पास्ट पर रिग्रेट फील कर रहा होता है। मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ पर क्राइम ना हो और इसके लिए मुझे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बनना था, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। और एक दिन मैंने अपने आप को एक काफी बुरे इंसान के रूप में पाया। लेकिन अब भी एक बात मेरी समझ के परे है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि हमारा सलमान खान यानी कि लिंग जी अपनी शर्ट उतार देता है और ये कहता है कि ये निशान देख रहे हो, मेरे सीने को एक तलवार ने छल्ली कर दिया था। और फिर वो एक एक करके अपनी बॉडी के सारे निशान दिखाना शुरू कर देता है। ये तब का है जब मैंने एक गॉड के साथ फाइट की थी और मैंने अपनी लाइफ में काफी अनगिनत फाइट्स की हैं। अरे वाह, ये तो एक चमत्कार है कि इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी तुम आज तक जिंदा हो। और जब ये जीरो से उसी लड़की के बारे में पता करता है तो जीरो मना कर देता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी और तुम मुझे जीरो नहीं लिंग जी बुलाओ, क्योंकि मैंने हीरो बनना काफी पहले छोड़ दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी हार ऐसे होगी। अरे यार, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ और एक सिंपल लाइफ जीने में क्या बुराई है। और दूसरी तरफ जब वैन को होश आता है तो वो लिंग जी की बहन का नाम लेता है और वो अपने सामने उन दोनों को ही नोटिस करता है, लेकिन उसके खुद के हाथ में हथकड़ियां लगी होती हैं। और अब जीरो की बहन को भी, सॉरी लिंग जी की बहन को भी होश आ जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे जब एक छोटी बहन दिक्कत में हो तो एक बड़ा भाई वेला कैसे बैठ सकता है? और वैसे तुम्हारा पेंडेंट कहाँ पर है? तुमने उसे यूज क्यों नहीं किया? लेकिन यहाँ भी इसकी बहन इसी को ही मारना शुरू कर देती है। अब बकवास बंद करो। और फिर अगले सीन में लिंग जी अकेला आकर खड़ा हो जाता है और वो होंडोंग के साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करता है और ये सारी यादें उसके सामने एक स्टोरी की तरह चल रही होती हैं। जिसके बाद होंडोंग यहाँ पर आ जाती है। क्या तुम सच में जा रही हो? हाँ, मैंने जाने के लिए टिकट्स भी करा लिए हैं, लेकिन तुम जानती हो ना कि एम सिटी के अंदर कितने सारे क्रिमिनल्स हैं। तुमने ही कहा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन एक चीज है जो कि मैं जाने से पहले करना चाहती हूँ। और ये बोलते ही वो लिंग जी को किस कर देती है और इसके हाथ मछली की तरह कांपने शुरू हो जाते हैं, लेकिन बाद में ये उसको होल्ड कर लेता है। और फिर होंडोंग इसे बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है और जीरो दोबारा से ये कहता है कि मैं अब भी जी रहा हूँ जैसा कि तुमने मुझसे कहा था। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम सभी को ऐसा लग रहा होगा
कि इस एनिमे की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, लेकिन रुको, अभी एक ट्विस्ट बाकी है। और फिर अगले सीन में हमें एक आइलैंड के ऊपर एक प्रिजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक सस्पिशियस बंदे को नोटिस करते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है और ये बंदा कहता है कि ये एनर्जी काफी ज्यादा थी और इतनी पावर सिर्फ एक ही इंसान जनरेट कर सकता है और वो है जीरो। तो तुम मेरा वेट करना, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। तो लो भाई, हमारे इस एनिमे की एंडिंग में हमें एक और कैरेक्टर मिल गया और पता नहीं कि जीरो के साथ इसका क्या लेन देन है, लेकिन ये जो कोई भी है, ये बंदा कहीं ना कहीं जीरो को टक्कर देने वाला है। लेकिन इसका पता हमें सीजन 2 में ही लग सकता है और इस एनिमे का सीजन 2 अभी तक नहीं आया है। तो नीचे सीजन 2 के लिए कमेंट्स मत करना, लेकिन अगर आपको कोई और एनिमे देखनी है तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हो। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एनीसोल। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है।